परंतु बाजीराव ने निजाम को भोपाल के निकट परास्त कर दिया और उसे दुराई सराय की संधि 1738 ईस्वी करने के लिए मजबूर किया। निजाम ने मराठों को मालवा और नर्मदा और चंबल के बीच के क्षेत्र सौंप दिए। इस विजय के अतिरिक्त बाजीराव ने अपने 2 दशकों के कार्यकाल में बुंदेलखंड, बेसिन और गुजरात पर विजय प्राप्त करके 1737 ईस्वी में दिल्ली तक पहुंच गया। बाजीराव ने जंजीरा के सिद्धियों की शक्ति को नष्ट कर दिया। उसने पूना को अपना मुख्यालय बनाया। उसने मराठा संघ पर अपना नियंत्रण रखा। मराठा मंडल शिवाजी द्वारा स्थापित प्रशासन व्यवस्था बाद में पूरी तरह परिवर्तित हो गई थी। राजाराम के समय में प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई। उसका पद वंशानुगत हो गया था। अब उसका स्थान छत्रपति के बाद दूसरा था। अब अष्टप्रधान के स्थान पर 9 मंत्री हो गए, जिसमें प्रतिनिधि भी शामिल था। मराठों में स्थापित नवीन तंत्र सामंती और वंशानुगत था। शक्तिशाली सामंतों की सेवा प्राप्त करने के उद्देश्य से जागीर प्रथा शुरू की गई। ये जागीरदार न केवल भू राजस्व एकत्रित करते थे, बल्कि अपनी जागीर का प्रशासन भी संभालते थे। कुछ योग्य अधिकारियों और सामंतों ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव होता था वे केंद्र सरकार के बिना मदद के अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अपना नियंत्रण स्थापित करते थे। मालवा पर नेमाजी सिंधिया का प्रभाव था। गुजरात और बगलान पर देवाजी गायकवाड़, खानदेश और बालाघाट पर पेशवा का नियंत्रण था। बरार और गोंडवाना भोसले के आधिपत्य में थे। इसी प्रकार अन्य क्षेत्र अन्य सामंतों या जागीरदारों के अधिकार में थे। ये सभी सरदार अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अपना क्षेत्र फैलाने में लगे हुए थे। वे एक दूसरे के क्षेत्रों में कभी आक्रमण नहीं करते थे। अब छत्रपति का शासन मुख्यतः स्वराज पर ही रह गया था। अब मराठा राज्य केंद्रीभूत और एकीकृत नहीं रह गया था, जिस कारण राजा और सामंतों के संबंध कमजोर पड़ गए। छत्रपति का शासन नाम मात्र का शासन रह गया। शक्ति और राजस्व छत्रपति, मंत्री, स्वराज क्षेत्र, सरदार, नए क्षेत्र और स्थानीय इकाइयों में बंट गया था। लेकिन ये सभी राजा के प्रति समर्पित थे। राजा को भू राजस्व भेजते थे और समय समय पर सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराते थे। यह मराठा मंडल का संरचनात्मक स्वरूप था। पेशवाओं के अधीन मराठा प्रशासन। यद्यपि मराठा प्रशासन उच्च कोटि का था, लेकिन शाहू ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में सक्षम होने के बावजूद भी उसने मुगलों से मुक्त होने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मराठा कभी पृथक स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। छत्रपति केवल नाम मात्र के लिए राजा का प्रमुख था। शाहू ने कुछ समय तक छत्रपति के रूप में प्रशासन पर नियंत्रण रखा, लेकिन उसके उत्तराधिकारी सतारा में मात्र कैदी बनकर रह गए। उनका कार्य केवल पेशवाओं की नियुक्ति करना मात्र रह गया। मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासन पेशवा थे। वास्तव में पेशवा शिवाजी द्वारा नियुक्त अष्टप्रधानों में सर्वेसर्वा था, लेकिन राजाराम के समय में 1698 ईस्वी में उसका स्थान राजा के बाद दूसरा हो गया, जब उसने पेशवा की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति की। पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। दूसरे सभी मंत्री पेशवा के अधीन थे। पेशवा की उन्नति के साथ ही मराठा सरदार भी विभिन्न वर्गों में बंट गए। यद्यपि पेशवा की स्थिति अन्य मराठा सरदारों की तुलना में ऊंची थी, फिर भी प्रमुख सरदार पेशवा को केवल छत्रपति का प्रतिनिधि ही मानते थे। नए सरदारों ने स्वयं को पेशवा का सेवक माना। पेशवा काल में सामंत अपनी जागीर सरजमी पर स्वतंत्रता पूर्वक शासन करते थे। पेशवा एक अधिकारी की नियुक्ति करके उनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता था। सिंधिया, होलकर और गायकवाड़ के दीवानों की नियुक्ति अक्सर पेशवा ही करता था। सामंत राज्य को सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे। अन्य सामंतों की भांति ही पेशवा की अपनी जागीर भी थी। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा का मराठा संगठन से नियंत्रण समाप्त हो गया और सिंधिया, भोसले, होलकर आदि सरदार अपने अपने हित में कार्य करने लगे। पेशवा का सचिवालय पूना में था, जिसे हुजूर दफ्तर कहा जाता था। हुजूर दफ्तर में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग विभाग थे। हुजूर दफ्तर में प्रशासन से संबंधित दस्तावेजों के रखरखाव के लिए एक बड़ा स्टाफ था। ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। गांव का प्रमुख पातिल कहलाता था। वह गांव का राजस्व प्रमुख, पुलिस प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश आदि सभी कुछ था।
वह पेशवा प्रशासन और ग्रामीणों के बीच की मुख्य कड़ी था। पाटिल की सहायता के लिए कुलकर्णी होते थे, जिनका कार्य ग्राम प्रशासन के दस्तावेजों को रखना था। पोटदार का कार्य सिक्कों की जांच करना था। गांव में लेन देन के लिए बलूटा प्रथा प्रचलित थी। गांव से बड़ी प्रशासनिक इकाइयां तरफ परगना, सरकार, सूबा आदि थी। बड़ी प्रशासनिक इकाइयों के सबसे बड़े अधिकारी को मामलातदार और छोटी इकाइयों के अधिकारी को काम विस्तार कहा जाता था। ये हुजूर दफ्तर द्वारा नियुक्त किए जाते थे। खानदेश, कर्नाटक और गुजरात में काम विस्तार सूबेदार के सहायक थे। देशमुख और देशपांडे का कार्य भ्रष्टाचार को रोकना था। इनके अतिरिक्त दरकदार वंशानुगत प्रांतीय अफसर थे, जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे, लेकिन वे मामलातदार को बर्खास्त नहीं कर सकते थे। कृषि भूमि दो प्रकार के भूमिपतियों में विभाजित थी। मिरसदार उन लोगों के वंशज थे जो जंगलों को काटकर कृषि करते थे। उनका भूमि पर पूर्ण अधिकार होता था। दूसरे प्रकार के कृषक ऊपरी कहलाते थे। वे पेशवा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों की अनुमति से खेती करते थे। गांव पर कर निर्धारण कृषि भूमि पर आधारित था। कर निर्धारण की दृष्टि से भूमि को 3 वर्गों उन्नत, मध्यम और निम्न में बांटा गया था। कर भुगतान नगद और किस्म दोनों प्रकार से किया जाता था। पेशवा की भू राजस्व नीति में कृषकों के हितों का ध्यान रखा गया था। मराठा न्याय व्यवस्था अत्यंत साधारण एवं सरल थी। उनकी अपनी कोई विधि संहिता नहीं थी। दीवानी और फौजदारी मामले प्रथाओं पर आधारित नियमों से तय किए जाते थे। पाटिल, मामलातदार, सरसूबेदार न्यायिक कार्य भी करते थे। पेशवा सर्वोच्च न्यायाधीश था। शहरों में पंचायतें सेठ महाजन द्वारा बुलाई जाती थी। अपराधों की छानबीन करने में रामोसी, भील और कोली की मदद ग्राम पहरेदार जगला लेता था। अगर जगला और पुलिस अपराधी को ढूंढ निकालने में सफल नहीं होते थे तो उन्हें ही क्षतिपूर्ति करनी होती थी। सामंत प्रथा के कारण मराठा सेना का भी सामंतीकरण हो गया था। यद्यपि पेशवा के अधीन भी सेना होती थी, लेकिन वह काफ़ी हद तक सरंजामों की सेना पर निर्भर होता था। अब इन सरंजामों में भी आपस में कभी कभी भिड़ंत हो जाती थी और कभी कभी ये पेशवा के विरुद्ध भी युद्ध कर देते थे। पेशवा और उसके सामंतों की सेना में सभी जाति के लोग सम्मिलित थे, यहाँ तक कि विदेशी सैनिकों की भी नियुक्ति की जाती थी। पाल पट्टी देकर पिंडारियों को भी सेना के साथ भेजा जाता था। मराठों ने नौसेना भी विकसित कर ली थी। नौसेना के विकास का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। चौथ और सरदेशमुखी मराठों की कर व्यवस्था के 2 प्रमुख कर थे। चौथ के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। रेनाडे के अनुसार चौथ किसी राज्य की तीसरी शक्ति से सैन्य सुरक्षा के बदले ली जाती थी, लेकिन बाकी अगले पाठ में